उत्तर प्रदेश के बरेली में उस वक्त बवाल हो गया जब नर्सिंग की एक छात्रा की बर्थडे पार्टी में आए मुस्लिम समुदाय के 2 लड़कों की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। मारपीट का आरोप बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों पर लगाया गया। घटना 27 दिसंबर को हुई। उस रोज छात्रा का जन्मदिन था, इसीलिए उसने साथ पढ़ने वाले कुछ दोस्तों को रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए बुलाया था। उनमें 2 लड़के मुस्लिम समुदाय से थे और इसका पता चलने के बाद वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच गई। उन लोगों ने खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताते हुए वहां हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि उन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लड़कों की पिटाई की। इस दौरान वहां मौजूद लोग नारे भी लगाते रहे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, रेस्टोरेंट के अंदर मारपीट की इस घटना की वजह से वहां बवाल मच गया। जन्मदिन की पार्टी में आए छात्रों ने मारपीट कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और उसकी वजह से रेस्टोरेंट में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। जिस लड़की का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस लड़की ने आरोप लगाया कि उसके दोस्तों के साथ काफी देर तक रेस्टोरेंट में मारपीट की गई और विरोध करने पर उसके साथ भी गाली गलौज की। जान बचाने के लिए नर्सिंग में पढ़ने वाले उन छात्रों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। तुरंत पुलिस की एक टीम रेस्टोरेंट पहुंची और बवाल कर रहे लोगों को समझाने में जुट गई। इस दौरान वहां मौजूद लोग पार्टी करने आए छात्रों के परिवार वालों को बुलाने के लिए चिल्लाते रहे। इनकी फैमिली को बुलाओ, फैमिली को बुलाओ, फैमिली को इन लोग की फैमिली को बुलाओ ना अपनी। काफी देर तक रेस्टोरेंट के अंदर बवाल होता रहा। कुछ छात्र रेस्टोरेंट में सिर पकड़कर बैठे नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े रहे और उन लोगों का गुस्सा देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग पार्टी मनाने आए छात्रों पर एक बार फिर टूट पड़ेंगे। हालांकि पुलिस ने किसी तरह मारपीट और बवाल कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और फिर पुलिस के लोग भीड़ के बीच फंसे छात्रों को रेस्टोरेंट से निकालने में जुट गए। उन्हें किसी तरह रेस्टोरेंट से बाहर निकाला गया। पुलिस की गाड़ी में उनके बैठने के दौरान भीड़ में शामिल लोग उन पर चिल्लाते रहे। उन लोगों ने मुस्लिम समुदाय के छात्रों पर लव जिहाद करने का आरोप लगाया। सब लोग शांत हो, ऐसे ही देखते रहो, सब करो। ये हिंदू लड़कियां मोमडन लड़कों को लेकर के बैठ के यहाँ रेस्टोरेंट में बर्थडे मना रही हैं। देखिए, हालांकि भीड़ से बचाकर पुलिस के लोग उन छात्रों को रेस्टोरेंट से निकालकर अपने साथ थाने ले आए। इस घटना की वजह से रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी मनाने आए छात्र दहशत से भर गए। हालांकि बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस घटना के बाद न्यूज 18 की टीम ने नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली उस छात्रा से बातचीत की जो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी करने गई थी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी जन्मदिन की पार्टी में इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। उस लड़की का 27 दिसंबर को जन्मदिन था और इसीलिए उसने जन्मदिन की पार्टी में अपने साथ पढ़ने वाले कुछ छात्रों को बुलाया था। उनमें 2 लड़के मुस्लिम समुदाय से थे। जन्मदिन की पार्टी का आयोजन बरेली के प्रेम नगर थाना इलाके में मौजूद एक रेस्टोरेंट में किया गया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी वहां जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोगों की भीड़ पहुंच गई। पार्टी कर रहे थे, ऐसी 10 से 12 लोग होंगे। पार्टी कर रहे थे। पार्टी में अचानक से ये लोग बजरंग दल के लोग नारे लगा के, जय श्री राम के नारे लगा के अचानक से वहाँ पे आ गए। लोगों की भीड़ के रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद वहाँ बवाल मच गया और उस लड़की के मुताबिक रेस्टोरेंट में घुसने के बाद खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताने वाले उन लोगों ने रेस्टोरेंट में मौजूद उसके दोस्तों से धर्म पूछना शुरू कर दिया और उस लड़की ने आरोप लगाया कि जैसे ही मुस्लिम समुदाय के उसके दोस्तों ने अपना नाम बताया, भीड़ में शामिल लोग उन पर टूट पड़े। अचानक हुए हमले की वजह से उन दोनों लड़कों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और ऐसा अचानक से आए, ऐसे नारेबाजी करते हुए सीधे आके मारने लगे, पूछने लगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आरोप लगाया गया कि लोगों की भीड़ ने उन दोनों लड़कों को रेस्टोरेंट के अंदर बुरी तरह पीटा। जिस लड़की का जन्मदिन था, उस लड़की ने अपने दोनों दोस्तों को बचाने की कोशिश की और मारपीट कर रहे लोगों के आगे दोस्तों को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके रोने और गिड़गिड़ाने का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और आरोप लगाया गया कि पुलिस के आने तक लोगों की भीड़ ने मुस्लिम समुदाय के दोनों छात्रों के साथ जमकर मारपीट की। जिस लड़की का जन्मदिन था, उसने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बताया कि मारपीट कर रहे लोगों ने उन पर लव जिहाद करने के झूठे आरोप तक लगाए। तो बोले कि हम बजरंग दल संगठन से आए हुए हैं, हम तुम लोग यहाँ पे लव जिहाद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे आरोप लगाने लगे। उस लड़की के मुताबिक उसने मारपीट कर रहे लोगों के सामने हाथ जोड़े, गुहार लगाए कि वो उनके दोस्तों को छोड़ें, लेकिन उसकी लाख मिन्नतों के बाद भी उसके दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में मारपीट होती रही
और वहां मौजूद किसी ने भी उन्हें बचाने या फिर मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली उस छात्रा ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान बताया कि कॉलेज में उसके कई दोस्त हैं और साथ पढ़ने की वजह से ही उसने सभी को पार्टी में बुलाया था। लड़की ने दावा किया कि मारपीट करने वाले लोगों ने मुस्लिम समुदाय के उसके दोस्तों को लेकर रेस्टोरेंट में बेवजह हंगामा किया और वहां का माहौल खराब किया। पार्टी भी मतलब ऐसे पूछी की जाएगी कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। इतना इन लोगों ने मुझे गालियां दी वहाँ पे, इतना बोला कि तू बीच में आएगी तुझे भी मार देंगे। उस लड़की ने यह भी दावा किया कि इस घटना की वजह से उसका पूरा भविष्य चौपट हो गया। अगर मेरी फैमिली आज नहीं होती ना तो मैं कुछ कर लेती, क्योंकि मेरा फ्यूचर पूरा उन्होंने बर्बाद कर दिया है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उस लड़की ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की, क्योंकि उस लड़की ने पुलिस को बताया कि उस रेस्टोरेंट में कोई आपत्तिजनक काम नहीं किया जा रहा था, जबकि बवाल कर रहे लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लड़कों पर लव जिहाद का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस की जांच में लव जिहाद के कोई सबूत नहीं मिले। दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने गई छात्रा ने पुलिस को बताया कि रेस्टोरेंट में उसी ने सबको बुलाया था और वहां कोई आपत्तिजनक काम नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी उन पर हमला किया गया। सीधे आके मारने लगे मेरे साथ वालों को, रोक कर उन्होंने बहुत पीटा उन लोगों को। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैं उनके आगे भी आई, मैंने कहा ऐसा मत करो। उस लड़की ने दावा किया कि पार्टी के बारे में उसके परिवार को भी जानकारी थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जिस रेस्टोरेंट में मारपीट की घटना हुई उसके संचालक की तरफ से भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया और एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया कि ऋषभ ठाकुर और दीपक पाठक नाम के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं समेत करीब 20 से 25 लोग रेस्टोरेंट में घुस आए थे और वहां तोड़फोड़ मचा दी थी और उसकी वजह से उनके रेस्टोरेंट को काफी नुकसान पहुंचा। रेस्टोरेंट संचालक के अलावा उस लड़की ने भी ऋषभ ठाकुर का नाम लिया, जिसकी बर्थडे पार्टी में बवाल हुआ। हालांकि बजरंग दल के संयोजक ने ऋषभ ठाकुर और उनके साथ आए लोगों के बजरंग दल से जुड़े होने की बात से इनकार कर दिया। 14 तारीख को संगठन से उन्हें बाहर कर दिया गया था ऋषभ ठाकुर को। उसके बाद उन्होंने वो क्या कर रहे हैं इससे संगठन का कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करते हैं, उन्होंने जो भी कृत्य करा है वो उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की है। इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने 3 टीमें बना दी। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर रेस्टोरेंट में बवाल और मारपीट करने वाले लोगों की पहचान का काम भी तेज कर दिया गया ताकि आरोपियों पर एक्शन लिया जा सके। इधर उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के मकसद से लखनऊ में यक्ष नाम का ऐप लॉन्च किया। बताया गया कि इस ऐप के जरिए न सिर्फ पुलिस की पेट्रोलिंग मजबूत होगी बल्कि किसी भी अपराधी का पूरा रिकॉर्ड इसमें होगा, यानी अपराधी की तस्वीर और उसके गैंग से जुड़ी सभी जानकारियां भी इस ऐप में अपडेट रहेंगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के पास से गोकशी करने के औजार, 2 तमंचे और गोलियां बरामद की गईं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में घने कोहरे की वजह से एक कार नहर में गिर गई। वहां हुए इस हादसे के बाद उस कार के ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया कि वो हरियाणा के फरीदाबाद से लौट रहा था, तभी उसकी कार नहर में गिर गई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा। इसी महीने की 23 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को जमानत दे दी थी और उसके बाद पीड़ित और उनके परिवार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक 6 दिन बाद में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। फैसला आने के बाद पीड़ित और उनकी मां ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया और आदेश पर खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करी थे, हमको न्याय का भरोसा है, हम सुप्रीम कोर्ट पर बहुत धन्यवाद करी। इससे पहले 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में कुलदीप सेंगर को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का रेप पीड़ित और उनके परिवार ने विरोध किया था। फैसले का विरोध जताते हुए पीड़ित, उनकी मां और योगिता बयाना नाम की सामाजिक कार्यकर्ता इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई थी और उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को जबरदस्ती हटा दिया था, लेकिन उस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ था क्योंकि रेप पीड़ित और उनकी मां ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन हटाना शुरू किया था। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, गाड़ी में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठी पीड़ित और उनकी मां को हटाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए थे। बाद में किसी तरह पुलिस के जवान उन्हें बस में बिठाकर वहां से ले गए थे और उस दौरान पीड़ित और उनकी मां ने दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों पर सुरक्षा देने के बहाने उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था। पीड़ित की मां के मुताबिक सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें जबरदस्ती बस से उतार दिया था और उनकी बेटी को सुरक्षा देने के नाम पर बस में बिठाकर दिल्ली में घुमाते रहे थे। उस दौरान पीड़ित ने भी सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना को फोन करके सीआरपीएफ पर बंदी बनाने का आरोप लगाया था। मुझे मैम सीआरपीएफ के लोग बंदी बना चुके, गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है। सीओ सर बोले हैं कि इनको घर लेके जाओ। घर जाएंगे सर, मैम मेरा मकान मालिक घर खाली करा दिए देगा। पीड़ित और उनकी मां ने यह भी आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से रोकने के लिए उन्हें परेशान किया गया। ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ये चाह ही नहीं रहे आप साइन करो? जानबूझ के क्या मैम, ये गृह मंत्रालय से ऑर्डर आ गया है, सरकार से ऑर्डर आया है कि विक्टिम की सुरक्षा है तो विक्टिम को कैद रखो। 3 दिन पहले कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। लेकिन सुनवाई से पहले कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने उन्नाव रेप केस की पीड़ित के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाना शुरू किया और उसी दौरान कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गईं। इसके बाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को वहां से जबरदस्ती हटाना शुरू किया। ये देखिए न्याय के लिए हम चुपचाप खड़े हैं। इन्होंने कहा वहाँ चले जाओ, हम वहाँ चले गए, फिर भी हमें जबरदस्ती कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस ने गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरने दिया, जबकि वो पीड़ित और उनके परिवार को हिम्मत देने आई थी। मुझे गाड़ी से उतरने नहीं दिया जा रहा है और कह रहे हैं अरेस्ट करें, हमारी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है। वो सिर्फ उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी होने आई। उसकी सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर काफी देर तक हंगामा हुआ, जिससे कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मची रही। हालांकि बाद में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। सीबीआई की तरफ से दाखिल याचिका में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगाने की अपील की गई थी। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की वो बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी की भी हो सकती है। इस मामले में परिस्थितियों को अलग बताते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। और तो और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर से जवाब भी मांगा और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद पीड़ित की मां फूट फूट कर रोने लगी। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और वहां मौजूद दूसरी महिलाओं ने उन्हें संभाला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रेप पीड़ित की मां ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के लिए फांसी की सजा की मांग की। सीधा फांसी होना चाहिए दोषियों को। जितने लोग हमारे पति को हत्यारे ने, वो लोग जिंदा रहेंगे जेल के अंदर। और मेरा पति तो ऊपर चला गया, मेरे बच्चे सब अनाथ है। उन्होंने दावा किया कि न्याय पाने के लिए उनका पूरा परिवार पिछले कई दिनों से सड़कों पर है। न्याय के लिए माँ बेटी पूरा परिवार न्याय के लिए तो सड़कों पर उतर गए मैम। दिल्ली एक बार यूपी में यही हुआ था और नहीं न्याय मिला, तो आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट ने न्याय दिया। इस दौरान पीड़ित की मां ने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की भी गुहार लगाई, क्योंकि पीड़ित की बहन ने दावा किया कि उनके परिवार को कुलदीप सिंह सेंगर से खतरा है। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उनके परिवार को कई बार सेंगर के लोगों ने जान से मारने की धमकियां दी और उसकी वजह से उनका पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित की बहन ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के सामने उनके पिता की हत्या कर दी थी। हमें धमकी लगातार मिल रही है। जिन्होंने हमारे पापा को मारा हमने अपनी आंखों से देखा। पुलिस प्रशासन खड़े होकर पानी पी रही थी उनके घर में और वो हमारे पापा को मार रहे थे। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान पीड़ित की मां ने बताया कि पहले उनके परिवार को सुरक्षा मिली थी, लेकिन बाद में सुरक्षा वापस ले ली गई थी। उनके नो सिक्योरिटी कहते थे सुप्रीम हाई कोर्ट में। नो सिक्योरिटी कहते मेरी सिक्योरिटी हटवा दिया। पीड़ित के परिवार ने दावा किया कि सुरक्षा हटने के बाद उन्नाव में सेंगर के लोगों ने उनके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया था और परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाया था। रेप पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों ने केस वापस नहीं लेने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान रेप पीड़ित के परिवार ने सबूत के तौर पर कुछ वीडियो भी दिखाए। उसमें एक आदमी रात के वक्त एक घर में दाखिल होता नजर आया।
रेप पीड़ित के परिवार ने दावा किया कि घर में घुसने वाला आदमी किसी और ने नहीं बल्कि सेंगर ने भेजा था। वीडियो दिखाकर एक बार फिर सभी ने परिवार को सुरक्षा देने की अपील की। हमारा एक 10 साल का भाई है जो हमारा भाई है, और एक हमारे चाचा का लड़का है महेश सिंह जो है जेल में, उनको झूठे केसों के अंदर जेल में कर रखा है। मेरा वो 14 साल का भाई है, उसको सुरक्षा दीजिए और हम लोगों को सुरक्षा दीजिए। रेप पीड़ित के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर कुलदीप सिंह सेंगर के लिए फांसी की सजा की मांग की। इधर यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशीला पदार्थ बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध तरीके से नशीला पदार्थ बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। ये कार्रवाई हथुनिया थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने वहां करीब 25 किलो नशे की खेप जब्त की और एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने एयरपोर्ट के नजदीक अवैध तरीके से बनाए गए कई मकानों को जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की। बताया गया कि उन मकानों को पहले ही सील कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद वहां निर्माण शुरू करवाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर और महासमुंद में ईडी की टीम ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया गया कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक बन रहे भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत के बाद आरोपियों पर ईडी ने रेड की। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले छात्र अंजेल चकमा की हत्या के बाद बवाल मच गया। विपक्ष ने इस हत्या के बाद केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। पुलिस के मुताबिक देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर को अंजेल चकमा पर कुछ लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया था और करीब 17 दिन अस्पताल में इलाज के बाद अंजेल की मौत देहरादून के ही एक अस्पताल में हो गई थी। अंजेल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा के मुताबिक उनका बेटा 9 दिसंबर को अपने छोटे भाई के साथ बाजार में सब्जी लेने गया था। वहां उन पर नस्लीय टिप्पणी की गई थी। छोटा लड़का बाद आया, उसको चीनी मोमो क्या क्या मतलब अलग अलग बात करा में तो छोटा लड़का थे। फिर उसने बोला हम तो इंडियन का है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये बोलते उसको खारा से सिर पे मार दिया, मैं तो उधर जमीन में गिरा दिया बच्चे को, छोटा बच्चे को। तरुण चकमा के मुताबिक जब इस बात का विरोध उनके बड़े बेटे अंजेल ने किया तो उस पर चाकू से हमला किया गया था। बचाने के लिए बड़ा लड़का आया, बोला क्यों मार रहे हो मेरा भाई को, क्यों मार रहे हो? उसको पीछे से चाकू मार के उसको उधर ही गिरा दिया, पूरा खून हो गया मैडम उधर नीचे। हमले के बाद सभी हमलावर वहां से फरार हो गए थे। हालांकि अंजेल के छोटे भाई ने कुछ लोगों की मदद से अपने भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन 17 दिनों तक चले इलाज के बाद अंजेल चकमा ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद देहरादून से त्रिपुरा तक कोहराम मच गया और पुलिस अंजेल चकमा पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई। 14 दिसंबर को ही पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ लिया था। 5 में 2 आरोपी नाबालिग बताए गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया, जबकि 3 आरोपियों को जेल में रखा गया। अंजेल के पिता ने हत्या में शामिल सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की। हम तो ये चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले उनको। पुलिस के मुताबिक इस मामले में छठे और मुख्य आरोपी की तलाश के लिए स्पेशल टीम बना दी गई। इसके साथ ही उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया और ऐलान किया गया कि मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल का रहने वाला है और उसी ने 9 दिसंबर की रात अंजेल चकमा पर उसके भाई के सामने चाकू से पहला वार किया था। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद ही वो देहरादून से यूपी के रास्ते नेपाल भाग गया था। अंजेल चकमा के छोटे भाई माइकल चकमा के मुताबिक अंजेल देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में MBA फाइनल ईयर में था। दोनों एक साथ सेलाकुई में ही किराए पर कमरा लेकर रहते थे। 9 दिसंबर को शाम करीब 7 बजे दोनों भाई एक साथ कुछ सामान लेने घर से बाजार के लिए निकले थे। मार्केट पहुंचने पर बाइक और स्कूटर पर आए कुछ लड़कों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी करनी शुरू कर दी थी। इसी दौरान झगड़ा बढ़ा और उन लड़कों ने चाकू निकालकर हमला कर दिया था और बेरहमी से तब तक हमला करते रहे जब तक अंजेल चकमा बेसुध नहीं हो गए थे। अंजेल के भाई माइकल ने पुलिस में जो बयान दिया उसके मुताबिक हमलावर अंजेल की गर्दन पर कड़े से तब तक मारते रहे जब तक उनकी गर्दन फट नहीं गई थी। यानी उस दिन उन हमलावरों के सिर पर खून सवार था। हमले के बाद वो वहां से फरार हो गए थे। अस्पताल में भर्ती अंजेल ने 26 दिसंबर को दम तोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए 5 आरोपियों को दबोच लिया।
और मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी की तलाश शुरू कर दी। कि इसमें जो फरार है वारंट ले लिया गया, क्योंकि पहले हरिद्वार उसका एड्रेस था जहाँ पर रह रहा था वारंट पर, तो हरिद्वार या अन्य जगहों पर जहाँ उसने पहले काम किया, जो उसके लोग टच में थे, उनसे हम सारी जानकारी कर रहे हैं। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस जांच में जानबूझकर नस्लीय टिप्पणी किए जाने की बात सामने नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है उसमें कहीं भी ऐसी रेशियल टिप्पणी जानबूझकर करना नहीं आई। एक ग्रुप द्वारा आपसी मजाक में या कहेंगे जोक्स को क्रैक किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में एक लड़का मणिपुर का रहने वाला था, इसीलिए उसके दोस्त हंसी मजाक में आपस में बातचीत कर रहे थे। और पुलिस के मुताबिक इसी वजह से अंजेल उनके भाई को ये भ्रम हुआ कि आरोपी लड़कों ने उन पर नस्लीय टिप्पणी की। अंजेल की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरा परिवार मानो बिखर गया। अंजेल चकमा के पिता से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत की और इस मामले में सही जांच और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तरुण चकमा को फोन पर भरोसा दिया कि नेपाल में छिपे इस मामले के मुख्य आरोपी को भी जल्द ही तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी इस मुद्दे पर उनकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया। अंजेल की मौत के बाद विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस घटना को नफरत पर आधारित हेट क्राइम बता दिया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में अंजेल चकमा की मौत को सत्ता द्वारा फैलाई जा रही नफरत की उपज बता दिया। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि देश को नफरत नहीं, प्यार और विविधता पर खड़ा होना चाहिए। त्रिपुरा के छात्र अंजेल की मौत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी इसे नफरत की उपज बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस घटना को दिल तोड़ने वाली घटना बताया। इधर मध्य प्रदेश के निवाड़ी में डीएम की गाड़ी रोकने पर मंत्री के खिलाफ केस दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की गाड़ी रोकने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। 7 नामजद समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कुशवाहा समाज के नेताओं ने प्रभारी मंत्री और कलेक्टर की गाड़ी को रोककर प्रदर्शन किया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री से क्रिसमस के मौके पर देश के अलग अलग इलाकों में हुई हिंसा पर चिंता जताई। साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण भूमि संघर्ष न्यास ने नए साल के मौके पर एक्टर सनी लियोनी के कार्यक्रम का विरोध जताया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने मथुरा के डीएम को चिट्ठी लिखी और इस कार्यक्रम को रद्द करवाने की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस थाने पर हंगामा मच गया। वहां भारी संख्या में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज ने उनकी साथी कार्यकर्ता को बेवजह पीटा और इसी बात पर भड़के कार्यकर्ताओं ने चकेरी थाने का घेराव किया। इस दौरान उन लोगों ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन लोगों के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली कि चौकी इंचार्ज ने बीजेपी के कार्यकर्ता को जुआ खेलने के आरोप में पकड़ लिया और इसके बाद उनकी पिटाई की। यही वजह रही कि वो लोग लगातार चौकी इंचार्ज को बुलाने की मांग करते रहे और उन लोगों ने काफी देर तक थाने में हंगामा किया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें शांत करवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हम लोग गुंडागर्दी करते हैं, हम लोग बताने आए कि आप भाजपा कार्यकर्ता होगा तमाचा मार देंगे। उन लोगों ने दावा किया कि पुलिस वालों ने गलतफहमी की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता को पकड़ लिया और आरोप लगा कि सच्चाई बताने के बाद भी उनसे बदतमीजी की। जुए की सूचना पर उनके द्वारा छापा मारा गया था और पकड़ के जुआरियों को लाए थे। इसीलिए उन लोगों ने थाने पहुंचकर बवाल खड़ा कर दिया और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग की। एसीपी आ रहे हैं, एसीपी से चौकी इंचार्ज नाम क्या ये बता दीजिए आपको। हालांकि जांच के बाद कार्रवाई के भरोसे पर वो लोग शांत हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के महोबा में एक नौकर पर आरोप लगा कि संपत्ति के लालच में उसने अपने मालिक और उनकी बेटी को 5 साल तक कैद करके रखा। दावा है कि दोनों को खाना पीना भी लगभग ना के बराबर दिया जाता था। इस मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब मालिक की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई। दिल दहला देने वाला मामला महोबा के कोतवाली थाना क्षेत्र का रहा।
वहां रेलवे विभाग से रिटायर हो चुके ओम प्रकाश सिंह राठौर और उनकी 27 साल की बेटी रश्मि को कैद करने के आरोप उनके नौकर और नौकर की पत्नी पर लगे। दावा है कि दोनों को 5 साल तक अपने ही घर में बंधक बनाकर रखा गया। मानसिक तौर पर कमजोर बताई जा रही रश्मि को घर के तहखाने में बिना कपड़ों के रखा गया था। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। 27 साल की रश्मि बेड से चिपकी हुई थी और उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। यही नहीं, भूखे रखे जाने की वजह से उनकी हड्डियां तक दिखने लग गई थी। और जब उनकी चाची ने बिस्तर हटाया तो हर कोई सन्न रह गया। देखो क्या हालत कर दी, जैसे 80-90 साल की कोई बुढ़िया हो। मात्र 27 साल की लड़की है, 26-27 साल की लड़की। रश्मि के पिता ओम प्रकाश सिंह राठौर रेलवे विभाग में सीनियर क्लर्क थे। बताया गया कि रिटायर होने के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और इसके बाद वो परिवार से अलग होकर अपनी बेटी के साथ एक मकान में रहने लगे थे। खाना बनाने और देखभाल के लिए उन्होंने रामप्रकाश कुशवाहा नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी को नौकरी पर रखा था। लेकिन आरोप लगा कि धीरे धीरे दोनों ने अपने मालिक यानी ओम प्रकाश सिंह राठौर के मकान पर कब्जा जमा लिया और ओम प्रकाश और उनकी बेटी रश्मि को अपने ही घर में कैद कर लिया। और इतना ही नहीं, दावा है कि आरोपी नौकर 76 साल के ओम प्रकाश सिंह राठौर के भाई को भी उनसे मिलने नहीं देते थे और बहाना बनाकर उन्हें दूर रखा जाता था। एक दो बार हम गए बिटिया को देखने तो कहती थी बाबू सो रही है, और जब हम जबरदस्ती थी, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे, तब इन्होंने ताला खोल कर मिलने दिया। लेकिन इस मामले में पर्दा तब उठा जब ओम प्रकाश सिंह राठौर की मौत हो गई। उनके भाई ने नौकर रामप्रकाश कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए। हमको ये लग रहा है कि इन्होंने जो है मकान की लालच में, मकान हड़पने के चक्कर में ये सब किया है। ओम प्रकाश के भाई ने इस मामले की शिकायत पुलिस से कर दी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर जम्मू कश्मीर के मेंढर में एक संदिग्ध ड्रोन बरामद होने से हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर के मेंढर में सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध ड्रोन बरामद किया। संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद जवान अलर्ट हो गए और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जयपुर में कार्यक्रम के दौरान एक्टर अक्षय खन्ना की स्टाइल में नाचते हुए नजर आए। उन्होंने ठीक उसी अंदाज में डांस किया जिस तरह धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना ने किया था। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंड में उसने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि बोनेट से धुआं निकलते ही ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी और बाहर निकल गया, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इधर उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बाद भी अयोध्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। नए साल और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर भगवान राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या पहुंच गई और ऐसा लगा मानो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो। राम की नगरी में हर ओर बस लोग ही लोग नजर आए। इस कड़ाके की ठंड में किस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पहुंच रहा है भगवान के द्वार तो यूथ पहुंच रहा है। अयोध्या शहर के अंदर राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, राम की पैड़ी और सरयू घाट की ओर जाने वाली सड़कें श्रद्धालुओं से पट गईं। नए साल और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरी वर्षगांठ के मौके पर अयोध्या में भक्तों का समंदर उमड़ पड़ा। बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा लगा है और यहाँ पे मतलब सबको आना चाहिए एक बार और श्री राम के दर्शन करने चाहिए। राम मंदिर के पास सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की कतार श्री राम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ती दिखी और केवल राम जन्मभूमि पर बना भव्य राम मंदिर ही नहीं बल्कि कनक भवन, हनुमानगढ़ी और सरयू नदी के घाट और राम की पैड़ी तक भक्तों की भारी भीड़ जमा दिखी और हर कोई बस दर्शन की आस लगाए भक्ति में लीन नजर आया। 2 जनवरी तक चलने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम के लिए भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। राम मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई थी। उस दिन हिंदी पंचांग के मुताबिक पौष शुक्ल की द्वादशी तिथि थी, लेकिन इस साल वो तिथि 31 दिसंबर को ही पड़ रही है। इसीलिए अयोध्या के संतों और पुरोहितों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को ही मनाने का फैसला लिया और इसी वजह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटक अयोध्या पहुंच गए। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा। यानी नए साल के मौके पर राम मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ चलता रहेगा।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 31 दिसंबर को राम भक्तों के लिए प्रभु राम का दरबार हर रोज की तरह दर्शन के लिए खुला रहेगा। 31 तारीख को राम भक्त प्रभु राम का श्रृंगार और अभिषेक के भी दर्शन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर राम मंदिर के निकासी मार्ग यानी अंगद टीला पर पूरे 5 दिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहेंगे। रामलला का निकास द्वार है जहां से भक्त दर्शन करके निकल रहे हैं, इसे अंगद टीला कहते हैं। और इसके साथ ही ठीक सामने भगवान रामलला के प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मंच बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी और अनूप जलोटा समेत कई बड़े कलाकार प्रस्तुति देंगे। यानी अगले कुछ दिनों तक अयोध्या शहर और उसकी गलियों में राम भक्ति की धारा बहती रहेगी। नए साल पर उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को देखते हुए अयोध्या में पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली और भक्तों की सुविधा और सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम कर दिए। पुलिस प्रशासन ने अयोध्या शहर को कई जोन और सेक्टर में बांटकर हर इलाके में निगरानी बढ़ा दी। पुलिस के जवानों के अलावा आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भीड़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई। भीड़ पर नियंत्रण के लिए कुछ रास्तों को डाइवर्ट किया गया। प्रशासन ने एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ और दूसरी इमरजेंसी सेवाओं को भी अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। इस सब के अलावा अयोध्या की दूसरे जिलों से लगने वाली सीमाओं पर भी निगरानी बढ़ा दी गई, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु करीब हफ्ते भर पहले से ही सड़क और हाईवे के रास्ते अयोध्या पहुंचना शुरू हो गए थे। मतलब मौका चाहे कोई भी हो, अयोध्या बीते 1 साल में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या आए दिन बढ़ती चली गई। बीते 1 साल में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में 5 करोड़ 75 लाख पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे। साल 2024 में यह आंकड़ा करीब 16 करोड़ 44 लाख पर्यटकों तक पहुंच गया था। इसके बाद साल 2025 के शुरुआती 6 महीनों में ही 23 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए और इस साल के अंत तक 50 करोड़ श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने का अनुमान लगाया गया। यानी पर्यटकों की संख्या के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। धार्मिक पर्यटन में आए उछाल का असर ये रहा कि पर्यटकों की संख्या के मामले में अयोध्या का राम मंदिर आगरा के ताजमहल से भी आगे निकल गया। और श्रद्धालुओं की संख्या में हुए इजाफे के पीछे प्रयागराज में हुए महाकुंभ का भी बड़ा योगदान माना गया, क्योंकि पिछले साल लगे महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का एक ऐसा त्रिकोण बना कि भारी संख्या में लोग प्रयागराज होते हुए अयोध्या और काशी पहुंच गए। क्योंकि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम से अयोध्या में राम मंदिर की दूरी करीब 180 किलोमीटर है, जबकि त्रिवेणी से वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दूरी 125 किलोमीटर है। और इसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर से अयोध्या में राम मंदिर की दूरी 220 किलोमीटर है। मतलब ये कि करीब 500 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़े धार्मिक पर्यटन जाने और वहां दर्शन करने का सौभाग्य लोगों को मिला। और लोगों ने महाकुंभ में स्नान के साथ काशी और अयोध्या में भी दर्शन किए थे। इस साल प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले से पहले ही उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का त्रिकोण नए साल के मौके पर बन गया, क्योंकि दूसरे राज्यों से श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने लगे हाथ काशी में बाबा विश्वनाथ और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के प्लान भी बना लिए। इसीलिए नए साल के मौके पर यूपी के इन तीनों शहरों में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि व्यवस्थाएं कम पड़ती नजर आईं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले मथुरा से अवध क्षेत्र में पड़ने वाले अयोध्या की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। इसी तरह मथुरा से पूर्वांचल में पड़ने वाले वाराणसी की दूरी करीब 750 किलोमीटर है। यानी नए साल पर धार्मिक पर्यटन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को केवल 800 किलोमीटर के दायरे में अयोध्या, काशी और मथुरा जैसी 3 बड़े धार्मिक स्थानों पर जाने का मौका मिल गया। और हर कोई इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में दिखा। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बने नए हवाई अड्डों, बड़े बड़े हवा हाईवे के जाल और एक शहर से दूसरे शहर के बीच रेलवे के जरिए बनाई गई कनेक्टिविटी ने यूपी में धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान देने में मदद की, क्योंकि इनकी वजह से अयोध्या, काशी और मथुरा तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए बेहद आसान हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को कम किया। इन एक्सप्रेसवे की वजह से मथुरा, अयोध्या या काशी जाने का समय आधा हो गया। इसी तरह कुशीनगर और अयोध्या में शुरू हुए नए हवाई अड्डों की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। और इस सब के अलावा भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थलों को वंदे भारत जैसी आधुनिक और तेज रफ्तार वाली ट्रेनों से जोड़ दिया।
और दावा है कि इसीलिए अयोध्या ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी नए साल से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक रोजाना 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालात को संभालने के लिए पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवानों को भी तैनात कर दिया गया। क्योंकि कड़ाके की ठंड के बावजूद वाराणसी में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। नए साल से पहले ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। वहां इतने ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए कि चारों तरफ पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ऐसे में हालात बेकाबू न हो जाएं, ये सोचकर प्रशासन की तरफ से बार बार श्रद्धालुओं से अपील की गई। सभी को दर्शन प्राप्त होगा, थोड़ा सा संयम रखें, धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ते चले। प्रोटोकॉल लाइन से एक एक करके लेते रहो। मंदिर में जाने के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा, लेकिन कई घंटों के इंतजार के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मंदिर के काफी दूर से ही लोग कतारों में खड़े दिखाई दिए और जब उनकी बारी आई और वो मंदिर परिसर में पहुंचे तो वहां जाकर कई श्रद्धालुओं ने शंखनाद किया। बाबा विश्वनाथ मंदिर के अलावा वहां के सभी घाट भी श्रद्धालुओं से भर गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि वाराणसी के सभी घाटों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जहां तक नजर गई सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दिए। घाटों तक जाने वाले रास्तों पर भी भक्तों की लंबी कतारें दिखी। सबसे ज्यादा भीड़ दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पर देखी गई। वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती देखने के लिए पहुंचे। भीड़ को देखते हुए चारों तरफ पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया और इसके साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए महाकुंभ की तर्ज पर वहां ट्रैफिक में बड़े बदलाव भी किए गए। मंदिर के अलावा वाराणसी के सभी घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि नए साल पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। इसके लिए मंदिर तक जाने वाले कई रास्तों पर गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई। शहर में आने वाली बड़ी गाड़ियों के लिए दूसरे रास्ते का इंतजाम किया गया। इसके अलावा चारों तरफ निगरानी बढ़ाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। कई थानों की फोर्स लगाई गई है, पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ साथ में पैरामिलिट्री फोर्स उसका भी घाटों पर डिप्लॉय किया गया है। पुलिस प्रशासन ने इन घाटों तक जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों के लिए खास इंतजाम किए। कई जगहों पर तो बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर 4 जनवरी तक बैन लगा दिया गया। ये कार्रवाई इसलिए की गई ताकि गाड़ियों की वजह से पैदल चल रहे भक्तों को कोई परेशानी न हो सके। और इस सब के बीच नए साल के मौके पर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन में भी श्रद्धालुओं की भीड़ ने कम होने का नाम नहीं लिया। वहां अलग अलग मंदिरों में दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। यही वजह रही कि मथुरा और वृंदावन में मौजूद ज्यादातर होटल और गेस्ट हाउस फुल हो गए और सड़क से लेकर बाजारों तक हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आई। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में तो पैर रखने की भी जगह नहीं दिखी। मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते भी लोगों से खचाखच भरे नजर आए क्योंकि नए साल से पहले और नए साल के मौके पर दर्शन के लिए वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। भीड़ है लेकिन इतना ज्यादा मजा आ रहा है, एकदम राधे राधे नाम रट रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एकदम दिल को सुकून मिल रहा है, एकदम खुश हो गए आके बस। श्रद्धालुओं ने कड़ाके की ठंड की भी परवाह नहीं की। कई घंटों तक लाइनों में लगने के बाद भी उनके चेहरों पर उत्साह दिखाई दिया। और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर ही नहीं बल्कि दूसरे मंदिरों में भी इसी तरह श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए भी लोगों का तांता लग गया और वहां भी देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। न्यूज 18 की टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर से कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए पहुंचे एक परिवार से बातचीत की। मथुरा वृंदावन क्यों आते हैं जबकि ऐसा होता है नए साल को तो लोग क्लब्स में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं। नहीं, हमारा कल्चर ये है ही नहीं। हम क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, तो हम हमारे भगवान के दर्शन करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि नए साल पर भगवान के दर्शन करने से पूरा साल अच्छा गुजरता है। यही वजह रही कि पिछले हफ्ते से ही भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई और इस भीड़ में हर बदलते दिन के साथ इजाफा होता रहा। अनुमान है कि मथुरा और वृंदावन में नए साल के मौके पर करीब 5 लाख लोग पहुंच सकते हैं और यही वजह रही कि वहां लगभग हर मंदिर लोगों से भरा दिखाई दिया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने मथुरा वृंदावन में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। अभी भीड़ है ज्यादा, नया साल आने वाला है तो इसलिए लोग ज्यादा यहाँ पे हैं, वरना इतना भीड़ नहीं रहता। माना जा रहा है कि स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां होने की वजह से वहां आने वालों की संख्या बढ़ गई। भीड़ बढ़ने की वजह से लोगों को लाइनों में भी लगना पड़ा, लेकिन दर्शन के लिए उन्होंने उससे भी कोई परहेज नहीं किया। इतना भीड़ हो गया कि हम इसकी भीड़ के बावजूद भी हम इधर
अपने मन का शांति के लिए इधर आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी लगा इधर आके। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी और हर चौक चौराहे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए। लेकिन मथुरा वृंदावन में लोगों का ऐसा सैलाब पहुंचा कि उसे संभालने में प्रशासन के भी पसीने छूट गए। हालांकि श्रद्धालुओं पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि वो मथुरा वृंदावन में नए साल से एक हफ्ते पहले ही पहुंच गए ताकि वहां के ज्यादातर मंदिरों में दर्शन कर सकें। लगभग 5000 मंदिर हैं। पूरी मंदिर को कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी कोशिश करें, जितनी हो जाए बाबा की नगरी में। भीड़ को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी। मंदिरों की तरफ जाने वाले रास्तों पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। प्रशासन के द्वारा भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए जो बांके बिहारी मंदिर है उसके द्वारा इस बात की अपील की गई है कि जो भीड़ लगातार बढ़ रही है, भीड़ बढ़ने के साथ ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं उसमें वृद्ध और बच्चे ना आए जिसके चलते कोई हादसा हो। क्योंकि वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर देश के उन मंदिरों में शामिल है जहां हर रोज बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। और जब बात नए साल की हो तो वहां लोगों का ऐसा सैलाब पहुंचा है कि मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। यही वजह रही कि इस खास मौके के लिए प्रशासन ने पहले ही अपनी कमर कस ली ताकि अनहोनी की किसी भी घटना को वक्त रहते टाला जा सके। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से आने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी होती है। लेकिन इस बार नए साल पर लोगों की ऐसी भीड़ पहुंचनी शुरू हुई कि प्रशासन के लिए भी हालात संभालने मुश्किल हो गए। गुजरात से मथुरा पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं ने वहां की व्यवस्था पर सवाल उठाए। रिक्शा वाले कहीं ले नहीं जा रहे हैं, सब जगह जगह पे बैरिकेड्स है। हमारे पास सीनियर सिटीजन्स है, उनको भी चलते चलते जाना पड़ा है, जो चल नहीं पा रहे। हालांकि मथुरा जिला प्रशासन ने ट्रैफिक समेत दूसरी समस्याओं से निपटने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी और इसी के तहत वृंदावन में बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा चुकी है। लेकिन बताया गया कि वहां नए साल से पहले श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ गई। और जानकारी के मुताबिक वृंदावन में जितने भी होटल हैं उनके ज्यादातर कमरे बुक हो चुके हैं। दावा है कि उनकी बुकिंग उन श्रद्धालुओं ने कराई जो नए साल पर मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं। वृंदावन और उसके आसपास के इलाकों में करीब 900 होटल और गेस्ट हाउस जबकि 500 आश्रम हैं। लेकिन दावा है कि उनमें ज्यादातर फुल हो चुके हैं। लेकिन अनुमान है कि वहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ सकता है। इसीलिए प्रशासन ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक दी। जो महत्वपूर्ण चौराहे तिराहे हैं इन सभी पर पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके साथ ही मथुरा में ट्रक समेत दूसरी भारी गाड़ियों के घुसने पर रोक लगा दी गई ताकि रास्तों पर जाम की समस्या से छुटकारा दिलाया जा सके। लेकिन प्रशासन के सख्त कदमों के बाद भी हालात पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहे और कई सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिला। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जबकि जिले के डीएम ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो मथुरा और वृंदावन का ट्रैफिक है उसे सुधारा जाए और जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना होने दी जाए। मथुरा वृंदावन में लोगों की भीड़ बढ़ने से रेस्टोरेंट और होटल समेत दूसरे व्यापारों से जुड़े लोगों के चेहरे खिल गए। उन्होंने अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी नए साल के मौके पर सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसकी वजह से शहर में कई जगहों पर भयंकर ट्रैफिक जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस को भी जाम खुलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक नए साल का जश्न मनाने 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों के जयपुर पहुंचने का अनुमान है और उसकी वजह से जयपुर में अलग अलग जगहों पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। महल से लेकर हवा महल, जल महल, आपके छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़, इन सब जगह के ऊपर से सैलानी गुजरते हैं जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनती है। शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए रास्ते भी बदले गए, लेकिन लगातार बढ़ रही गाड़ियों की तादाद के आगे सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। और जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के जैसलमेर में भी नया साल मनाने के लिए पहुंचे पर्यटकों की भीड़ की वजह से ट्रैफिक ठप हो गया। वहां देश के अलग अलग इलाकों से आए पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कई इलाकों में गाड़ियों की रफ्तार थम गई और इससे जैसलमेर की ज्यादा सड़कों पर जैम जैसे हालात हो गए। देश भर से आने वाले हजारों पर्यटक नए साल के मौके पर जैसलमेर घूमने पहुंचे। पर्यटकों द्वारा जो उत्साह के साथ जश्न भी मनाया जा रहा है। रात को राजस्थान परंपरा के अनुसार नाच गानों का आयोजन हो रहा है। जैसलमेर में रेगिस्तान से लेकर सड़क के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला।
इससे वहां काम करने वाले व्यापारियों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले 2-3 सालों से यहाँ ज़्यादा क्राउड लग रहा है और सभी के चेहरे पे खुशी है, सभी लोग कमा रहे हैं। हालांकि भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से जैसलमेर की सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं और जगह जगह जाम जैसे हालात बन गए। हालांकि पर्यटकों का हुजूम देखकर जैसलमेर के हर चौक चौराहे पर ट्रैफिक व्यवस्था सख्त कर दी गई ताकि भीड़ पर काबू पाया जा सके और प्रमुख चौराहों और पर्यटन स्थलों पर पुलिस तैनात दिखी ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी न हो। इस दौरान देश भर के कई शहरों में कड़ाके की ठंड के बीच जैसलमेर घूमने आए पर्यटकों ने वहां के मौसम को देखकर खुशी जाहिर की। पटो की हवेली, रानी का महल, राजा का महल, बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही अच्छा वेदर है, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म। वहाँ भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक रेत के बीचों बीच ऊंटों की सवारी करते नजर आए। इस दौरान कुछ लोग अपने परिवार के साथ जीप पर भी घूमते दिखे। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए जैसलमेर का रेगिस्तान आकर्षण का केंद्र बन रहा और नए साल के आने से पहले जैसलमेर के किलों और हवेलियों में रहने के लिए भी पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। नया साल खत्म होने से पहले लोग मंदिरों में दर्शन करने भी पहुंचे और इसके अलावा वहां पहुंचे पर्यटक रेगिस्तान में क्वाड बाइक चलाने के लिए उत्साहित नजर आए। क्वाड बाइक कम दबाव वाले टायरों पर चलता है और रेत के टीलों पर इसे चलाने के लिए पर्यटकों में होड़ मची रहती है। पर्यटकों की जो पहली पसंद है वो कहीं न कहीं क्वाड बाइक है। लगातार सम के जो मखमली दौरे हैं वहाँ पर उत्साह के साथ जो पर्यटक है क्वाड बाइक का आनंद ले रहे हैं। इस बीच जैसलमेर के सोनार दुर्ग किले में भी पर्यटकों का हुजूम नजर आया। देश विदेश के हजारों पर्यटक ऊंची पहाड़ियों पर बने इस किले को देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान लोग राजस्थान के मशहूर खाने और पोशाक के लिए भी उत्साहित रहे और राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर में भी भारी भीड़ उमड़ने की वजह से 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई। नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने के अनुमान की वजह से ये फैसला लिया गया। बताया गया कि इस बार नए साल पर वहां 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं और इसीलिए खाटू श्याम मंदिर परिसर में पुख्ता इंतजाम किए गए। वहां नए साल से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। खाटू श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। बताया गया कि नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख तक पहुंच सकती है। ऐसे में खाटू श्याम मंदिर कमेटी के साथ जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। वहां 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि वहां भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के खाटू श्याम के दर्शन कर सकें। खाटू श्याम मंदिर में नए साल के मौके पर 5 दिनों तक चलने वाला मेला शुरू हो गया। इसके लिए प्रशासन और खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने भीड़ को संभालने के लिए कड़े कदम उठाए और 5 जनवरी तक 2 दिन रींगस से खाटू श्याम मार्ग तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। बताया गया कि मेले के दौरान रींगस से आने वाली गाड़ियों के लिए वहां पार्किंग की व्यवस्था की गई। खाटू श्याम मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा भी सख्त कर दी गई। बताया गया कि नए साल के मौके पर वहां 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा होमगार्ड, निजी सिक्योरिटी गार्ड और आरएसी के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। उधर भारतीय सेना के लिए करीब 80,000 करोड़ के हथियार खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में तीनों सेनाओं से जुड़े करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लॉयटर म्यूनिशन सिस्टम और पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट समेत कई हथियार खरीदे जाएंगे। भारत सरकार ने 2006 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावाला में रिटायर्ड मर्चेंट नेवी के कैप्टन की हत्या के मुख्य आरोपी हुसैन मोहम्मद को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी। इस मामले में आरोपी को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस पर कार्रवाई शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के अस्तबल में मारवाड़ी नस्ल का विजय राज नाम का घोड़ा लाया गया। महाराष्ट्र के एक दोस्त ने राजा भैया को एक घोड़ा दिया जिसकी कीमत 1.5 करोड़ बताई गई। घोड़े के पहुंचने के बाद उसका भव्य स्वागत किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रक पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। भूसे से भरा वो ट्रक सड़क से जा रहा था, तभी पास से गुजर रही एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और वो ट्रक सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ता हुआ उस गाड़ी पर पलट गया। देखते ही देखते वो गाड़ी उस ट्रक के नीचे आकर पिचक गई और ट्रक पर भरा सारा भूसा सड़क पर बिखर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। रामपुर के गंज थाना इलाके में हुए इस हादसे को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई वो प्रशासन की गाड़ी थी।
इस घटना में उसके ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो गाड़ी अचानक सड़क को पार करने की कोशिश में उस ट्रक से टकरा गई और ट्रक अनियंत्रित होकर उस गाड़ी पर पलट गया। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमलों के विरोध में दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर गुस्सा जाहिर किया। उन लोगों ने भारत सरकार से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग की। और इस प्रदर्शन में पाकिस्तान से लौटे हिंदू शरणार्थी शामिल हुए। उन लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किए जाने का दावा किया। एक वर्ष में 35 हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। वहाँ जो केसेस सामने आए हैं 2900 केसेस ऐसे हैं जो सामने आए हैं। उन लोगों ने बांग्लादेश में इस्लाम के नाम पर हिंदू पर अत्याचार किए जाने का भी दावा किया। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदू परिवारों को सुरक्षा और मदद देने की मांग की। और उन प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही वहां की अंतरिम सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। और उन प्रदर्शनकारियों के हाथ में पोस्टर बैनर भी थे। उनके पास बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पुतला भी नजर आया। चप्पल से पीटा जा रहा है और खास तौर से बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। भारत सरकार से यहाँ पर मुहिम चाहते हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां हिंदू पर हो रहे हमले को रोकने की मांग की। आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर और ये यहाँ पर खास तौर से जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में लगातार जो बांग्लादेश में हिंदुओं। प्रदर्शन के बाद उन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। और इस सब के बाद बांग्लादेश के आंतरिक सुरक्षा विभाग ने वहां के छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों के भारत भागने का दावा कर दिया। उन्होंने हादी के हत्यारों के त्रिपुरा में होने का दावा किया और भारत से उन्हें सौंपने की मांग कर दी, क्योंकि बांग्लादेश के आंतरिक सुरक्षा विभाग के मुताबिक उस्मान हादी पर गोली चलाने वाले भारत भाग गए थे और उसी आधार पर उन्होंने आरोपियों के त्रिपुरा में छिपे होने का झूठा दावा कर दिया। সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে জনৈক পুত্তির নিকট হস্তান্তর করে পুত্তি এক ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে স্বামী মেঘালয় রাজ্যের তুরা नामक একটি শহর আছে সেই শহরে তাদেরকে পৌঁছে দেয়। और इस झूठे दावे के बाद भारत की एजेंसियां जांच में जुट गईं। और जांच के बाद बीएसएफ ने बांग्लादेश के आंतरिक सुरक्षा विभाग के दावे को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि हादी के हत्यारों को लेकर बांग्लादेश ने झूठ बोला, क्योंकि बीएसएफ ने पुष्टि कर दी कि भारत बांग्लादेश सीमा से कोई घुसपैठ नहीं हुई। और बीएसएफ ने बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा विभाग के दावों को खारिज कर दिया। बीएसएफ ने दावा किया कि मेघालय सेक्टर में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और बांग्लादेश के आरोप झूठे, मनगढ़ंत और गुमराह करने वाले हैं। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी को 12 दिसंबर को गोली मारी गई थी और उन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। इधर त्रिपुरा में भी बांग्लादेश में हुए हिंदू पर हुए हमले के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने त्रिपुरा की सीमा पर बांग्लादेश से आए गैस टैंकरों को रोक लिया और नारेबाजी की। और लोगों ने प्रदर्शन बोधजंग नगर में किया। वहां बांग्लादेश की सीमा से एक साथ कई टैंकर पहुंचे, जिन्हें लोगों ने रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने वहां जाम लगाकर हंगामा किया। उस दौरान लोग वापस जाओ के नारे लगाने लगे। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा और फिर वहां पहुंची पुलिस ने रास्ता खुलवाया। बताया गया कि उन टैंकरों में भारत के लिए रूस से बांग्लादेश होते हुए गैस लाई गई थी। और बांग्लादेश में हिंदू पर हमले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। बांग्लादेश के फिरोजपुर में एक बार फिर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया और उनके घर जला दिए गए। प्रदर्शनकारियों ने एक व्यक्ति को घर में बंद कर उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की और वहां एक मकान आग की लपटों में घिरा नजर आया। उसे देखकर वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने एक व्यक्ति को अंदर बंद कर घर में आग लगा दी, लेकिन वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। इस घटना के बाद वहां रहने वाले हिंदू परिवार डर गए। फिरोजपुर में कुछ दिन पहले भी 2 हिंदू परिवारों के 5 घर जला दिए गए थे। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको के ओहाका राज्य में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रेन के पटरी से उतरने से 13 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में ट्रेन में सवार 98 लोग बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि वो ट्रेन भीषण हादसे का शिकार हो गई।
उस ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतरकर झाड़ियों में गिरी नजर आईं। इससे दक्षिण मेक्सिको के राज्य ओहाका में कोहराम मच गया। जानकारी मिली कि इस हादसे के दौरान भारी संख्या में यात्री घायल हो गए, जिसके बाद सरकार की तरफ से तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। इस बीच ट्रेन में सवार 139 यात्री खतरे से बाहर बताए गए, लेकिन हादसे में हुई मौतों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। इधर मध्य प्रदेश के देवास में गद्दे बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगने से हाहाकार मच गया। मध्य प्रदेश के देवास में गद्दे बनाने वाली एक कंपनी में आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंपनी में आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। राजस्थान के उदयपुर में आईटी कंपनी के महिला मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप के मामले में पुलिस ने कंपनी के सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव और उसके पति को कोर्ट में पेश किया। तीनों पर पार्टी के बाद नशे की हालत में महिला के साथ दुष्कर्म का आरोप है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भूटान के ऑफ स्पिनर सोनम येशे ने इतिहास रच दिया। 22 साल के सोनम ने म्यांमार के खिलाफ खेले गए T20 मैच में 8 विकेट लिए और वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। उन्होंने 4 ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए। इसमें एक मेडन ओवर भी शामिल था। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक जमीन से कब्जा छुड़ाने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया गया। गुस्साए लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया और पथराव कर दिया और इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन की टीमों की तरफ पत्थर उछाल दिए। यही नहीं, भड़के हुए लोग ऋषिकेश में मनसा देवी रेलवे फाटक पर धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तुमको आना होगा। रेलवे फाटक पर धरना दिए जाने से वहां ट्रेनों के आने जाने पर रोक लग गई। इसके बाद तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। उसने नाराज लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। प्रदर्शन कर रहे लोग काफी देर तक हंगामा करते रहे और उसकी वजह से वहां करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग घंटों तक जाम में फंसने को मजबूर हो गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रशासन ने जिस जमीन को लेकर एक्शन लिया वो उस पर लंबे वक्त से रह रहे हैं और इसीलिए उन्होंने न सिर्फ उस जमीन को छोड़ने से इनकार किया, बल्कि ऋषिकेश प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतर गए। जो मनसा देवी फाटक है उसको जाम कर दिया गया है। बापू ग्राम, मनसा देवी, मीरा नगर, अमित ग्राम के जो लोग हैं वो पूरी तरह सड़कों पर रुके हैं। बवाल तब हुआ जब वहां आबादी वाले इलाके की एक जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग की जमीन बताया। इसी के बाद वन विभाग के कर्मचारी पुलिस के साथ उस जमीन से कब्जा छुड़ाने के लिए पहुंचे, लेकिन इसकी वजह से वहां रह रहे लोग भड़क गए। हम उनका सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। इस सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे लोग 50 सालों से रह रहे हैं, लगभग 50 सालों से रह रहे हैं। इस प्रदर्शन की वजह से कई सड़कों पर लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक टोल प्लाजा पर एक कार ड्राइवर की ऐसी पिटाई हुई कि देखने वाले घबरा गए। उस कार के ड्राइवर टिकरी टोल प्लाजा से गुजर रहे थे। बताया गया कि टोल देने को लेकर उनकी वहां कुछ कर्मचारियों से बहस हो गई, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि कुछ देर में मारपीट शुरू हो गई और कुछ लोग उन पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। देखिए भाई साहब, ये टोल वाले यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहाँ मारपीट करने वाले लोग टिकरी टोल प्लाजा के कर्मचारी बताए गए। उन्होंने उस कार के ड्राइवर को घेरा और उसे पीटते दिखाई दिए। इस बीच उनमें एक लड़के ने उनका कॉलर पकड़ा और उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पीलीभीत के बीसलपुर रोड पर मौजूद टिकरी टोल प्लाजा पर मारपीट की घटना हुई। बताया गया कि टोल देने को लेकर उस कार ड्राइवर और वहां के कर्मचारियों के बीच झगड़ा शुरू हुआ था।